जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रूडिंग, या इसको हम कहते हैं लालन पालन। क्या कहते हैं इसको हम? लालन पालन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हेचिंग के थ्रू या अंडज उत्पत्ति के थ्रू जो है वो चूजे को बाहर निकाला था। अरे निकाला था। अब हमें उस चूजे का क्या करना है? लालन पालन करना है। हम उसका इस प्रकार से केयर और मैनेजमेंट करेंगे ताकि वो जो है वो स्वस्थ रहे और बड़ा होकर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दे पाए। ये हमारा उद्देश्य है इसका, ब्रूडिंग का। क्या इतना क्लियर है? लेकिन वास्तव में जो चूजे की जो देखभाल होती है वो हमें इंक्यूबेटर के अंदर से ही करना शुरू कर देना है। ऐसा नहीं कि पहले हम चूजे को बाहर निकालें और फिर जो है उसका लालन पालन करें, ऐसा नहीं। अभी हम चूजे को इंक्यूबेटर के अंदर ही रहने देंगे। हम इंक्यूबेटर से बाहर 3 शर्तों पर ही निकालेंगे। कितनी शर्तों पर? 3 शर्तों। सबसे पहली शर्त कि इंक्यूबेटर का जो टेम्परेचर है, अच्छा बताओ कितना है अभी? अरे कितना है? अरे कितना है? 95 नहीं है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है आखिरी सप्ताह का। अरे कितना? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अरे है कि नहीं है? अच्छा, जो बाहर का एनवायरमेंट है जहाँ पर हम उसको ब्रूडिंग करेंगे वहाँ का एनवायरमेंट क्या इतना फ़ारेनहाइट वाला होगा? नहीं होगा। वहाँ का तापमान कितना रहेगा? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हमें इस तापमान को डिक्रीज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा और धीरे धीरे इंक्यूबेटर का टेम्परेचर कितना लाना पड़ेगा? 95 लाना पड़ेगा। तब जाके हम चूजे को वहां से बाहर निकालेंगे, अन्यथा नहीं निकालेंगे। और यदि हमने ऐसा काम नहीं किया और यदि अचानक से चूजे को बाहर निकाल दिया इंक्यूबेटर से और सीधे 101 से अगर सीधे 105 में गया तो चूजा क्या करेगा? गया काम से, तो मर जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या काम करना है? इंक्यूबेटर का टेम्परेचर डिक्रीज करना है और उसको कितना रखना है? 95 तक लेके आना है। तब हम चूजे को बाहर निकालेंगे, अन्यथा नहीं निकालेंगे। पहली शर्त क्लियर होगी। दूसरा, जब अंडे को तोड़कर चूजा बाहर आता है तो उस समय उसकी पूरी बॉडी जो है वो सब वेटेड होती है, सब गीली होती है। उसकी बॉडी कैसे होती है? वेटेड होती है, गीली होती है। और आपको पता है कि यदि चूजा गीला है, उसके शरीर पर जो है अगर उसका शरीर गीला है तो ऐसे गीले शरीर पर बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं वो जल्दी अटैक करते हैं। तो क्या ऐसे गीले शरीर वाले चूजे को अपने को इंक्यूबेटर से बाहर निकालना चाहिए क्या? नहीं। तो जब तक उसकी बॉडी ड्राई नहीं होती, सूखती नहीं है, तब तक हम चूजे को इंक्यूबेटर से बाहर नहीं निकालेंगे। ये दूसरी शर्त क्लियर हो गई। तीसरी शर्त ये होती है कि जैसे ही अंडे को तोड़ के चूजा बाहर आता है तो ये पहले दिन की आयु से ही दाना चुगना या खाना शुरू कर देता है। इसकी आदत है, डे ओल्ड चिकन। एक दिन के चूजे को क्या बोलते हैं? डे ओल्ड चिकन। चूजा पहले दिन की आयु से ही दाना चुगना शुरू कर देता है या फीडिंग स्टार्ट कर देता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगले 36 से 72 घंटे तक हमको उसको किसी भी प्रकार से कोई दाना, कोई चारा नहीं देना चाहिए। अच्छा, फिर नहीं देगा तो वो तो मर जाएगा। हाँ, हम क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उस चूजे ने यॉक को निगल लिया है और यॉक जो होता है वो हाई न्यूट्रिटिविटी वैल्यू वाला पार्ट होता है, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो अगले 1 से 3 दिन तक वो योग उस चूजे को एनर्जी देता रहेगा। हमको उसको किसी भी प्रकार से कोई फीडिंग नहीं करानी है। लेकिन अगर हम देना चाहते हैं तो हम शुगर वाटर देंगे। क्या देंगे? शुगर वाटर। ये आपको याद रखना है कि हम फर्स्ट डे में अगर देना चाहेंगे तो हम शुगर वाटर देंगे, हम शक्कर का पानी पिलाएंगे, हम उसको किसी भी प्रकार का कोई दाना नहीं देंगे। क्या क्लियर हो गया? एक चीज और ध्यान रखनी, हम चूजे को इंक्यूबेटर से तब बाहर निकालेंगे, इंक्यूबेटर से चूजे को तब बाहर निकालेंगे जब उनके फिगर ग्रो हो जाए, जब उसके पंख आ जाए, उसके पंख आ जाए तभी हम उसको बाहर निकालेंगे।
तब जाके वो बाहर के वातावरण में सर्वाइव के लिए जो है वो हम ये कह सकते हैं कि तब जाके वो बाहर के वातावरण में आसानी से अडॉप्ट हो जाएगा और जीवित रहेगा। तो पंख, जब तक पंख नहीं आते तब तक नहीं निकालना है। जैसे ही सूखेगा पंख भी आना शुरू हो जाएंगे। अरे क्या समझ में आया ना? तब हम निकाल लेंगे। हम उसको किसी भी प्रकार से कोई दाना नहीं देंगे। कितने घंटे तक? 36 से 72 घंटे। और टेम्परेचर हम कितना कम करेंगे? हम 101 से लगाकर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लेके आ जाएंगे। क्या ये चारों कंडीशन क्लियर हो गई? अरे क्लियर हो गई। तो ये तो हम लोगों ने चूजे की देखभाल इनक्यूबेटर के अंदर से शुरू कर दी। लेकिन अब हमको ये समझना है कि हम चूजे की देखभाल किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे। चूजे की देखभाल करने के दो तरीके होते हैं। एक प्राकृतिक विधि से, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल ब्रूडिंग, और एक होता है आर्टिफिशियल ब्रूडिंग, या इसको हम बोलते हैं कृत्रिम। क्या बोलते हैं इसको? कृत्रिम। प्राकृतिक या नेचुरल ब्रूडिंग खुद मुर्गी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? मुर्गी के द्वारा की जाती है। इसके लिए मुर्गी जो है वो 5 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा एक छोटा सा ब्रूडर या एक दड़बा बनाती है। क्या बनाती है? एक दड़बा बनाती है। और इसके बेसमेंट पर हम जो है वो लीटर लगा देते हैं, या धान की पुआल या बिचाली बिछा देते हैं, और इसके ऊपर हम जो है वो क्या कर देंगे? चूजों को रख देंगे। मुर्गी जाएगी, क्या करेगी? मुर्गी जाएगी और इन चूजों को अपने पंखों से ढक लेगी। और ढकने के साथ साथ ये वहाँ पर टेम्परेचर भी बना लेगी, ये वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी बना लेगी, और खुद दाना चुगेगी और चूजे के मुंह में देगी। ये सारा अरेंजमेंट किसका रहेगा? खुद मुर्गी का रहेगा। कौन सी मेथड में? क्या क्लियर हो गया? अच्छा ये बताओ, नेचुरल ब्रूडिंग के लिए कौन से वर्ग की मुर्गियां सबसे ज्यादा अच्छी होती है? इंडियन। क्योंकि सारी इंडियन मुर्गी कैसी होती है? ब्रूडी हेन होती है। अरे कैसी होती है? ब्रूडी हेन। या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? हिंदी में इसका एक वर्ड बहुत अच्छा है, कभी आपने नाम सुना हो, कुड़क माँ। क्या कहते हैं इसको? कुड़क माँ, ब्रूडी हेन। तो देसी वर्ग की या जो देसी क्लास की मुर्गियां होती है ये सब सारी ब्रूडी हेन होती है, और इसीलिए इन मुर्गियों को हम क्या बोलते हैं? कुड़क माँ कहते हैं। देखना कभी आप देसी मुर्गी होगी ना तो उसके साथ में 8-10 चूजे जो है वो घूमते हुए नजर आएंगे आप। और आपने देखना वो चूजों को जो है ना वो अपने पंखों में छुपा लेती है। क्यों छुपाती? हाँ, वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करती है। वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, क्योंकि उनको बॉडी को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर भी जरूरी है और ह्यूमिडिटी भी जरूरी है। क्या ये नेचुरल मेथड समझ में आ गई? आपको ध्यान रखना है कि एक मुर्गी जितने अंडों की हैचिंग कर सकती है उतने ही चूजों की ब्रूडिंग भी कर सकती है। तो बताओ एक कितने अंडे हैचिंग का काम कर सकती है? 10 से 12 छोटी और 12 से 15 बड़ी मुर्गी जो है तो इतने ही चूजों की देखभाल कर सकती है। क्या ऐसा याद रहेगा? अरे रहेगा। क्या नेचुरल ब्रूडिंग क्लियर हो गई? अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल ब्रूडिंग। आर्टिफिशियल ब्रूडिंग जो होती है इसमें मुख्य रूप से मनुष्य के द्वारा चूजों को ब्रूडिंग करने के लिए या उसका लालन पालन करने के लिए ब्रूडर हाउस बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? ब्रूडर हाउस। इसको बोलते हैं ब्रूडर घर। क्या कहते हैं इसको? ब्रूडर घर। और ये ब्रूडर घर ऐसे घर होते हैं जिसमें उनको साइंटिफिक तरीके से तापमान, आर्द्रता, दाना खाने की जगह, पानी पीने की जगह, बैठने उठने की जगह, ये सारी जगहें जो है वो इस घर के अंदर चीजों को दी जाती है, और ताकि उनका जो ग्रोथ है वो प्रॉपर होता रहे। क्या क्लियर हो गया? और प्राकृतिक विधि, कृत्रिम विधि में जो ये ब्रूडर होते हैं ये 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक होता है हॉट, एक होता है कोल्ड, और एक होता है बैटरी। ये 3 प्रकार के ब्रूडर होते हैं। एक होता है हॉट ब्रूडर, एक होता है कोल्ड ब्रूडर, और एक होता है बैटरी ब्रूडर। ये तीनों प्रकार की अच्छी मेथड होती है जहां पर जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हो उसके हिसाब से आप जो है आप किस इन्वायरमेंट में ब्रूडिंग कर रहे हो उसके हिसाब से किसी भी एक मेथड का यूज कर सकते हो। क्या
क्लियर हो गया? अच्छा ये बताओ ब्रूडर कितने प्रकार के बनते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? हॉट, कोल्ड और क्या समझ में आ गया? ब्रूडर क्या है? एक आर्टिफिशियल घर है। किसका? चूजे का। अरे किसका? और कितने प्रकार से बनता है? 3 प्रकार से बनता है। क्या समझ में आ गया? तो जो आर्टिफिशियल ब्रूडिंग होती है उसमें हमें एक चीक के प्रॉपर बॉडी ग्रोथ के लिए हमें कौन कौन सी चीजें मेंटेन करनी पड़ती है उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम मेंटेन करेंगे वो करेंगे टेम्परेचर। सबसे पहले मेंटेन क्या करेंगे? टेम्परेचर करेंगे। और उसके बाद में क्या मेंटेन करेंगे? स्पेस। दूसरा क्या करेंगे? स्पेस। तीसरा फीडिंग स्पेस। और तीसरा क्या? फीडिंग स्पेस। चौथा क्या? तो वाटर स्पेस। पांचवा क्या? लीटर अरेंजमेंट। और छठवां क्या? ह्यूमिडिटी। और सातवां क्या? सीजन। सातवां क्या? सीजन। आप कौन से सीजन में ब्रूडिंग का काम करें तो हमको सबको एक एक करके समझना है। ठीक है, सबसे पहले आप बात करेंगे टेम्परेचर। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये टेम्परेचर समझने से पहले ब्रूडिंग करने का जो तरीका होता है और ब्रूडिंग करने का तरीका चीक या चूजे की एज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? उसके लिए साइंटिस्ट ने एक टर्म बनाई है कि अगर आप इतने उम्र के चूजे का लालन पालन ब्रूडिंग कर रहे हैं तो उसको ये कहेंगे। जैसे 0 to 4 वीक, 0 to 4 वीक का अगर कोई चिक है और यदि आप उसका लालन पालन कर रहे हैं तो इसको हम क्या टर्म देंगे? ब्रूडिंग। और इसको हम क्या कहेंगे? ब्रूडिंग देंगे। ठीक है ना? अगर कोई 5 से 8 वीक का चिक है, चूजा है, और यदि आप उसका केयर और मैनेजमेंट कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? रियरिंग कहेंगे। अरे क्या कहेंगे? रियरिंग कहेंगे। क्या समझ में आ गया इतना? और यदि कोई 9 से 20 सप्ताह का कोई पक्षी है, बर्ड है, और यदि आप उसका केयर और मैनेजमेंट कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? हम इसको बोलेंगे लेयर मैनेजमेंट। 9 से 20 ये होगा ग्रोवर मैनेजमेंट। क्या कहेंगे? ग्रोवर मैनेजमेंट। और अबाउट 20 वीक्स, 20 सप्ताह से ऊपर का जो पक्षी होगा वो क्या होगा? वो होगा लेयर मैनेजमेंट। क्या होगा? लेयर मैनेजमेंट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 9 से 20 सप्ताह का जो पक्षी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोवर। यहाँ तक तो ठीक होता है। 8 सप्ताह तक क्या होता है? चूजा होता है। लेकिन 9 से 20 सप्ताह का पक्षी क्या कहलाएगा? ग्रोवर। ठीक है ना? और 20 सप्ताह से ऊपर वाला पक्षी क्या कहलाएगा? लेयर कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि हम किसी भी पक्षी को अगर 20 सप्ताह से ज्यादा पाल रहे हैं इसका मतलब है कि हम उससे अंडा उत्पादन करना चाह रहे हैं। अरे क्या चाह रहे हैं? हम उसका अंडा उत्पादन करना चाह रहे हैं। इसलिए 20 सप्ताह से ऊपर का जो पक्षी होगा वो क्या कहलाएगा? वो लेयर कहलाएगा। क्या ये चारों टर्म आपने नोट कर लिए? क्या क्लियर हो गया? अगर आपसे पूछा जाए कि 0 से 4 सप्ताह का पक्षी क्या होगा? चिक होगा। 5 से 8 सप्ताह का पक्षी भी क्या होगा? चिक होगा। 9 से 20 सप्ताह का पक्षी ग्रोवर होगा। 20 सप्ताह से ऊपर का लेयर होगा। क्या ऐसा याद रहेगा? क्या क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब अगली बात, अब हम समझेंगे दूसरी बात कि ब्रूडिंग के लिए क्या जरूरी है। देखो अब सीधा आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ब्रूडिंग जो है वो कम से कम 4 वीक और मैक्सिमम 8 वीक तक करी जाती है। कम से कम 4 सप्ताह तक और ज्यादा से ज्यादा 8 सप्ताह तक। क्योंकि ग्रोवर का मैनेजमेंट करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मतलब आप सीधा सा ये कह रहे हैं कि जब तक पक्षी छोटा रहेगा, पक्षी जितना ज्यादा छोटा होता है उसकी देखभाल करने की उतनी आवश्यकता लगती है। अच्छा ये बताओ, छोटे से बच्चे की देखभाल ज्यादा कठिन है या बूढ़े व्यक्ति की? बच्चे। क्यों? क्योंकि बच्चे ने न तो पहला सावन देखा, न पहला गर्मी देखी, न पहला बरसात देखा। जैसे ही सावन आएगा बीमार होगा, जैसे गर्मी आएगी बीमार होगा, जैसे ठंड आएगी बीमार होगा।
बूढ़े ने तो न जाने कितने सावन निकाल दिए, उसने अपने आप को इन्वायरमेंट में एडॉप्ट कर लिया है, तो उसको ज्यादा देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको पता है कि बच्चा पैदा होता है ना तो लोग खुशियां मनाते हैं, थोड़ा सा बीमार हो जाता है तो अस्पताल ले जाकर दौड़ाते हैं, और बूढ़े के लोग मरने की दुआ मांगते हैं, कब मरेगा यार, लेकिन वो मरता नहीं है। अरे क्या समझ में आया ना? तो पक्षी या चूजा जितना ज्यादा छोटा होगा उसको देखभाल करने की उतनी आवश्यकता लगेगी। क्या इतना क्लियर हो गया? दूसरी बात, इसका मतलब है कि हमको ब्रूडिंग या रेयरिंग का काम कितना करना है? कम से कम 4 सप्ताह और ज्यादा से ज्यादा 8 सप्ताह। क्या क्लियर हो गया? तो अपने को अभी अपन क्या कर रहे हैं? ब्रूडिंग। तो हम यहाँ पर कितने सप्ताह तक की बात करेंगे? 0 से 4 सप्ताह तक की बात करेंगे। क्या क्लियर हो गया? तो हमको ब्रूडर घर के अंदर 0 से 4 सप्ताह के पक्षी के लिए उसके प्रॉपर बॉडी ग्रोथ के लिए हमको कितना टेम्परेचर रखना पड़ेगा ये हमको पता होना चाहिए। तो बताओ पहले वीक में हम कितना रखते हैं? 95। अभी मैंने बताया था। आपको क्या करना है? हर वीक जो है वो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम करते जाना है। कितना? 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम करते जाना है। बताओ पहले सप्ताह का तापमान कितना? ये परीक्षा में पूछा गया है कि ब्रूडिंग के फर्स्ट वीक का टेम्परेचर कितना होता है? तो 95। सेकंड वीक का कितना होता है? 90। थर्ड वीक का 85 और फोर्थ वीक का 80। क्या याद रहेगा आपको? दूसरी बात, ये इस प्रकार का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ब्रूडर हाउस के अंदर एक तो क्या करते हैं कि ब्रूडर हाउस खुला होना चाहिए, जैसे ही सनलाइट आए तो उसको धूप दिखानी चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। और बंद है तो क्या करो? जैसे धूप निकलो चूजों को बाहर निकालो। बताओ धूप दिखाने से क्या फायदा? विटामिन डी मिल जाएगा। अच्छा, विटामिन डी मिलने से क्या होगा? बॉडी के अंदर कैल्शियम घुल जाएगा। यदि बॉडी के अंदर कैल्शियम घुल गया तो हड्डियां मजबूत होगी, हड्डियां मजबूत होगी तो बॉडी का ग्रोथ होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? इसलिए जो है वो चूजों को धूप दिखाना जरूरी है, इसलिए हमें भी सुबह 8 बजे तक धूप खाना जरूरी हो जाता है। अरे क्या समझ में आया कि नहीं आया? इसके साथ ही साथ में जो है हम जो है वो लाइट फैसिलिटी यूज करते हैं। क्या करते हैं? लाइट फैसिलिटी। ये आपको दिखाई दे रहा लाइट, आर्टिफिशियल लाइट दिखाई दे रहा ना? तो ब्रूडर रंग के अंदर आपको ऐसे लाइट लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि आपको रेड कलर का लाइट लगाना जो है वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल या फायदेमंद होता है। कौन से रंग का? अब बताओ लाल रंग का प्रकाश कहाँ से, लाइट कहाँ से लेके आएंगे रेड कलर का? कभी आपने देखा वो पहले लाल रंग के बल्ब आते थे? हाँ, 0 वाट नहीं, 10 वाट, 20 वाट, 25 वाट, 50। हाँ नहीं, 0 उसको 0 बल्ब बोलते हैं। वो गोला जिसको बोलते हैं, खास करके क्या बोलते हैं? गोला। ठीक है ना? वो लाल रंग का लाइट देता है, और यदि आप उसके नीचे 5 मिनट बैठ जाओ ना तो आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, इतनी हीट देता है। तो वो टेम्परेचर मेंटेन उससे करते हैं। ठीक है ना? आर्टिफिशियल लाइट का यूज करते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट देने से जो बॉडी ग्रोथ होता है वो प्रॉपर होता है मेरे भाई, बॉडी ग्रोथ प्रॉपर हो जाएगा, विटामिन डी सप्लाई होगा, ब्रीडिंग एबिलिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? और ब्रीडिंग एबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? एग प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। आपको ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल लाइट जो होता है 0 से 4 सप्ताह के पक्षी को 24 घंटे चाहिए। कितने घंटे चाहिए? 24 घंटे। और क्या समझ में आया? 5 से 8 सप्ताह के पक्षी को भी चाहिए, लेकिन 9 से 20 सप्ताह के पक्षी, इसको क्या बोलते हैं? रोवर। इसको आर्टिफिशियल लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो नेचुरल लाइट होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, ये इसके लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन ध्यान रहे कि अबाउट 20 वीक्स मतलब अंडा देने वाली मुर्गी के लिए लगभग 15 से 16 घंटे जो है वो आर्टिफिशियल लाइट की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्या ये लाइट समझ में आ गया? किससे देंगे समझ में आ गया? बल्ब कौन से कलर का होना चाहिए समझ में आ गया कि नहीं आया? अरे आ गया। कौन से वीक में कितना टेम्परेचर होना चाहिए? क्या क्लियर हो गया? दूसरी बात, दूसरा जो होता है वो स्पेस, जगह। हम उसको कितनी जगह देंगे चूजे ताकि वो आसानी से रह सके। अब जैसे मान लो कि ये आपके सामने यहाँ पर जो है वो लगभग 12-13 टेबल कुर्सी लगी हुई है। अच्छा बताओ, मैं इसमें मैक्सिमम बड़े आसानी से बैठ सके ऐसे कितने बच्चे बिठा सकता हूँ? 35 से 40 बहुत हो।
अच्छा बताओ, अगर मैं इसमें 100 बिठा दूँ तो यहाँ तो भीड़ बढ़ जाएगी, जगह के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी, यहाँ महाभारत हो जाएगी। वो बसों में देखा ना त्योहारों में क्या होता है, तो खिड़की से टावल फेंक देता है, बोले ये मेरी जगह, खास करके झाबुआ में खूब होता है ऐसा। हाँ क्या होता है, झाबुआ में तो खूब होता है ऐसा, ठीक है ना। और लोग जो है वो कमांडर के ऊपर भी बैठ जाते हैं, इतने सारे लोग दिखते हैं वहां पर। वो जो बेचारा बीच में फंस गया उसका तो जीना आराम हो गया, वो दोबारा कभी नहीं बैठेगा, बोले नहीं बैठू मैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही प्रतियोगिता, ऐसा ही कंपटीशन जगह के लिए हर जगह होता है। तो यहाँ पर चूजे को भी प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर स्पेस मिलेगा तो वो प्रॉपर बॉडी ग्रो होगी, तो उसकी बॉडी के अंदर कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, कई सारे डिसऑर्डर आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर उसकी उम्र 0 से 4 सप्ताह की है, कितनी है, तो हम कितना इसमें देंगे उसको, आधा वर्ग फीट। कितनी जगह देंगे, आधा स्क्वायर फीट जगह देंगे हम उसको, याद रखना है। और यदि 5 से 8 सप्ताह का है तो हम उसे 1 स्क्वायर फीट जगह देंगे। ध्यान रखें, चूजे की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जगह की आवश्यकता भी उसकी बढ़ती जाएगी। एक एडल्ट हैन को जो है वो लगभग 3 से 3.5 स्क्वायर फीट जगह देनी चाहिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अरे क्या समझ में आया, एक एडल्ट हैन को कितना स्क्वायर देंगे, 3 से 3.5 स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, चूजे की। तो चूजा अगर 0 से 4 सप्ताह का है तो आधा स्क्वायर फीट, और यदि 5 से 8 सप्ताह का है तो 1 स्क्वायर फीट। ये परीक्षा में कई बार आया है, इसलिए अपने को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो मैंने जगह बता दी आपको, लेकिन जगह की कमी होने के कारण चूजों में, पक्षियों में, मुर्गियों में एक गंभीर समस्या पैदा हो जाती है, जिसको बोलते हैं कैनाबिलिज्म। क्या इसको बोलते हैं, कैनाबिलिज्म। क्या बोलते हैं इसको, कैनाबिलिज्म कहलाता है। कैनाबिलिज्म नामक जैसे ही समस्या पैदा होती है तो मुर्गियां जो होती है वो एग क्रैकिंग करती है, वो अंडों को तोड़ती है, ब्रेक कर देती है अंडों को, वेंट नोचिंग करती है, गुदाद्वार नोचती है, एक दूसरी मुर्गियां आपस में लड़ाई करती है, ठीक है ना। अब बताओ, अगर इस पर मैं 5 बिठाऊं तो बैठेंगे तो 3, 2 लोग क्या करेंगे, वो आपस में दूसरे को लपाड़े मारेंगे, बोले मेरी जगह है, मेरी जगह है। तो ऐसे ही वहां पर मुर्गी शाला के अंदर भी मुर्गियां ऐसे ही काम करती है, बोले मेरी जगह कैसे आ गई, बोले ले ये मेरी जगह थी। तो जैसे ही मुर्गियां लड़ाई झगड़े करती है स्पेस के कारण, तो उसका वो क्या है, प्रॉब्लम कौन सी है, अगर अंडे फूट रहे हैं तो उसका समस्या क्या है, अरे क्या समझ आया। तो कैनाबिलिज्म की जो प्रॉब्लम होती है वो स्पेस और लैक ऑफ साल्ट, नमक की कमी के कारण होती है, या लैक ऑफ मिनरल्स, खनिज लवणों की कमी के कारण होता है। इसलिए आपको प्रॉपर फीडिंग या बैलेंस राशन देते रहना चाहिए, किसको, मुर्गी को, और प्रॉपर स्पेस देना चाहिए ताकि हम इस कैनाबिलिज्म से भी हमको बचा सके। अरे क्या समझ में आ रहा है, अरे कैनाबिलिज्म समझ में आ गया। कैसे रोकेंगे इसको, बैलेंस राशन देकर और प्रॉपर स्पेस देकर। यदि आपने बैलेंस राशन नहीं दिया और प्रॉपर स्पेस नहीं दिया तो मुर्गियां एक दूसरे के अंडे फोड़ना शुरू कर देगी, बोले ये ले जा, गया तेरा अंडा। तो उसने उसका अंडा फोड़ा तो फिर वो दौड़ती जाएगी उसके अंडे पर, बोले ये ले तेरा अंडा भी गया, ठीक है ना। अब इससे बचने का क्या तरीका, प्रॉपर स्पेस दो, बैलेंस राशन दो, और तीसरा एक और तरीका होता है, आप डीविकिंग कर दो। क्या कर दो, डीविकिंग कर दो। डीविकिंग का मतलब होता है चोंच काटना। क्या काटना, चोंच, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। चोंची काट दोगे तो ना अंडे फूटेंगे, न एक दूसरे के पंख फिदर नोचिंग करेंगे, पंख नोचेंगे, और न तो वेंट नोचिंग करेंगे। अरे करेंगे क्या, चोंच काट दो। तो आपको ध्यान रखना है कि मुर्गियों में डीबेकिंग एक प्रोसेस होती है जो स्टार्टिंग के 10 डेज में होती है। क्या ऐसा याद रहेगा, अरे किससे होती है, स्टार्टिंग के 10 डेज में, 10 दिन की उम्र में जो है
उनकी चोंच काट देनी चाहिए। और चोंच काटने के लिए क्या होता है? डी ब्रेकर होता है। क्या होता है? डी ब्रेकर। और एट प्रेजेंट में इलेक्ट्रिक डी ब्रेकर जो है वो सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। ये मैं छोटी छोटी बातें जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना है, नोट करते जाना है। डी ब्रेकिंग चोंच काटने को बोलते हैं। स्टार्टिंग के 10 डेज में करना चाहिए। जिस इंस्ट्रूमेंट से आप डी ब्रेकिंग करेंगे उसको क्या बोलते हैं? डी ब्रेकर कहते हैं। और 8 प्रेजेंट में कौन से सबसे ज्यादा यूजफुल है? इलेक्ट्रिक डी ब्रेकर होते हैं, जिससे चोंच को जो है फर्स्ट टचिंग, सेकंड टचिंग, फाइनल टचिंग, खत्म। चोंच काट दो, न रहेगा मांस, न बजेगी। क्या क्लियर हो गया? अरे क्या क्लियर हो गया? बाकी चीजें कल समझेंगे। आज के लिए इतना। जय हिंद। 26